नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान अपनी मेहनत, महंगे बीज, खाद का इस्तेमाल कर धान की खेती करता है। ऐसे में फसलों का सही प्रबंधन नहीं करने से कीट और रोगों के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी धान की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान तना छेदक कीट के कारण होता है, जो कि पौधों के तनों को अंदर अंदर खाकर बर्बाद कर देता है। अगर किसान सही समय पर इसका नियंत्रण करें तो होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन से। जैसे कि आपने कहा कि अभी जो किसान हैं उन्होंने अगर सीधी बुआई से लगाई है अपनी फसल या फिर रोपाई विधि से लगाई है और दोनों ही अवस्था में अब आपकी खड़ी फसल है, तो खड़ी फसल में जो सबसे प्रमुख कीट की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कीट है उसका नाम है तना भेदक, जिसको हम धान का तना भेदक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में येलो स्टेम बोरर के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि बात करें तना छेदक के लक्षण की, तना छेदक पौधे में लग जाता है। वह तना को अंदर से खाता रहता है। उसके बाद तना सूखा हुआ दिखाई पड़ता है। फिर कुछ दिन बाद पौधा लाल कलर का हो जाएगा और उसके बाद पूरा सूख जाता है। तो इस प्रकार से हम तना छेदक कीट को पहचान सकते हैं। अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं तो इसके जो विंग्स होते हैं, जो इसके आपके विंग्स पे आपको काली कलर का डॉट नजर आता है, उससे इसकी पहचान की जा सकती है। और शुरुआती अवस्था में ये क्या करता है कि जो आपका तना भेदक होता है ये आपका अंडे देता है, 40 से 50 अंडे ग्रुप्स में देगा, समूह में देगा, और आपकी जो लीफ होती है, जो पत्ती, उसके सतह पर देता है। तो उससे भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं, पीले कलर के इसके अंडे पाए जाते हैं। तो अगर इसकी हम रोकथाम की बात करें या प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहले तो अगर आप रोपाई करने जा रहे हैं और आपका इसका प्रकोप हो चुका है तो आप इसकी जो ऊपर की जो पत्तियां होती हैं, ऊपर का जो भाग है उसे हटा दीजिए ताकि आपके अंडे आपके मेन फील्ड तक ना पहुंचे। लेकिन अगर किसी कारणवश वो पहुंच चुके हैं और उसका प्रकोप शुरू हो चुका है तो उसके लिए अगर मैं दवाइयों के नाम बताऊं तो सबसे जो कारगर में से जो दवाइयां हैं वो है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, जो कि ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आता है और डिफरेंट फॉर्म्स में भी आती है। तो अगर हम ग्रेन्यूल फॉर्म्स में डालते हैं तो 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें डालना चाहिए। अगर ये दवा आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है तो ट्राइजोफॉस नाम की एक दवा आती है जिसे हम 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज कर सकते हैं और 50 लीटर पानी में हमें इसे मिलाकर देना चाहिए। तो ये तो आपका पहला जो प्रमुख कीट है। दूसरा जो प्रमुख कीट जो कि बिहार की कंडीशंस में बहुत देखा जाता है उसको बोलते हैं हम लीफ फोल्डर, जिसको हम पत्ता लपेटक के नाम से भी जानते हैं। पत्ती लपेटक कीट, इस कीट की सूड़ी ही हानिकारक होती है। ये सूड़ियाँ पीले हरे रंग की शरीर तथा गहरे भूरे रंग के सिर वाली लंबी होती हैं। इस कीट के प्रकोप की पहचान यह है कि खेत में बहुत सी मुड़ी हुई पत्तियां दिखाई देने लगती हैं। जिन पत्तियों में इसका प्रकोप होता है वे सिकुड़ी और सूखी सी दिखती हैं। और फिर उसके अंदर उसकी पत्ती को खाना शुरू करते हैं। खाते खाते फिर जैसे कि झीलीदार आपकी पत्ती नजर आने लगती है और धूप के कारण वो फिर भूरी भी पड़ जाती है। तो इसके कारणवश क्या होता है कि उसका जो प्रकाश संश्लेषण है पौधे का, वो कहीं ना कहीं उसमें क्षति पहुंचती है और आपका जो पौधा होता है वो खाना नहीं बना पाता। तो अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो बहुत ही कारगर जो दवाई इसके लिए मानी जाती है वो प्रोवेनोफॉस के नाम से आती है। और इसकी अगर मैं दर की बात करूं तो 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के पानी में मिलाकर हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। कीट रोकथाम के उपाय: फसल में संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। गर्मी की गहरी जुताई करनी चाहिए। वही खेत में जगह जगह पर 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। 1 से 2 प्रकोपित पत्ती दिखाई देने पर प्रोफेनोफास 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या क्यूनालुफास 25 EC 1.5 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बात करें तो इसमें भी हमको सबसे पहले प्रबंधन के लिए सीड ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो हम जैसे थिराम, कैप्टान, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, उसमें 2 ग्राम प्रति केजी आपका जो बीज है हम उसको उपचार कर सकते हैं। और अगर मैं रसायन विधि की बात करूं तो आपका जो मैंकोजेब है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं।
पिछली एक सदी से जारी वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का असर जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आया है। लगभग 4 दशक में मौसम चक्र के क्रमिक बदलाव के कारण भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड, आंधी, बारिश और तूफान जैसी मौसम की चरम स्थितियों का शुरुआती असर अब फसल चक्र में बदलाव के रूप में दिख रहा है। ये असर प्रमुख फसलों की उत्पादकों में कमी या बढ़ोतरी और गुणवत्ता में बदलाव का कारण बनता जा रहा है। इसके अगले चरण में ग्लोबल वार्मिंग का फल फूल और सब्जियों सहित अन्य प्राकृतिक उत्पादों पर असर दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे में अभी से ही हमको इसे रोकने के लिए कदम बढ़ाने होंगे। कृषि क्षेत्र में हम कौन कौन से कामों को करके ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, चलिए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के मौसम वैज्ञानिक। जलवायु अनुकूल खेती या जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है और हम लोग पहले कहते थे कि जलवायु परिवर्तन का समय आने वाला है। अब अभी के समय में जलवायु परिवर्तन हो चुका है और उसका जो है रिजल्ट हम लोगों को दिखाई देने लगा है। खेतों में देखें, पौधों में देखें तो वो सभी जो है रिजल्ट धीरे धीरे आके हमारे सामने आते जा रहे हैं। अभी के समय में मौसम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है और वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही विशेषकर हो रहा है। जैसे कहीं देख रहे हैं तो कहीं बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो जा रही है और बाढ़ की स्थिति हो जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ बारिश हो ही नहीं रही है और धीरे धीरे सूखा की स्थिति बनती जा रही है। तो पौधों के लिए जो है पानी के लिए जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ बारिश के पानी बहुत कम होते जा रहा है। और हमारे देश में हम जानते हैं कि बारिश के आधारित ही जो खेती होती है। सभी किसान जो है, सबके पास उतना पैसा नहीं है जो सिंचाई के द्वारा ही सभी खेती कर सके। तो वर्षा अगर कम होती जाती है तो उसके कारण पौधों का भी और उसका उपज पर भी नुकसान पड़ता है। और ऐसे जलवायु परिवर्तन सिर्फ यहाँ पूरे विश्व में है, लेकिन उसको अगर देखिए बिहार के संदर्भ में तो बिहार में भी 4 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B। तो ये सभी जो जोन है, जैसे जोन 2 है कोसी जोन, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ धीरे धीरे पहले बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी की स्थिति में बारिश की कमी धीरे धीरे वहाँ हो रही है, वहाँ बारिश की कमी हो रही है और न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उस समय अगर न्यूनतम तापमान बढ़ता जाएगा तो वो उपज को प्रभावित करता है। सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं जो जलवायु अनुकूल खेती के लिए प्रोत्साहित करती है किसानों को। एक जो है लेजर लेवलिंग का भी है फंड आया हुआ है, जिससे कि सभी जगह खेतों को समतलीकरण करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि पूरे ज़मीन में एक समान पानी पहुंचेगा और जिससे सभी पौधों तक पानी पहुंच पाएगा। और कुछ ऐसे फसल है जिसको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ऐसे फसल लगाएं या ऐसे पौधों को लगाएं, ऐसी वैरायटियां लगाएं जिससे कि कम समय में उनकी उपज अच्छी हो जाए और हमारा जो है डिमांड जो है पानी के लिए कम हो। क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसी भी निकाली गई हैं जो धान का हो या गेहूँ का हो, वो कम पानी में भी अच्छी उपज दे देती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत के कई राज्यों में दिन के समय तेज गर्मी के कारण पानी की उपलब्धता में गिरावट से पशुधन और फसलों की उत्पादकता पर सीधा असर होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग से खेती पर पड़ने वाले असर से किसानों की आजीविका भी प्रभावित होना तय है। भविष्य की इस चुनौती के मद्देनजर अनियंत्रित खाद के इस्तेमाल से बचते हुए भूमिगत जल दोहन रोककर उचित जल प्रबंधन की मदद से युक्ति संगत सिंचाई साधन विकसित करना ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए प्राकृतिक और जीरो बजट खेती को बढ़ावा देना आज जरूरी हो गया। दूसरी बात है कि कुछ जो है डायरेक्ट सीडेड है, जीरो टिलेज है, ये सब विधियां हैं जिसके कारण जिसका उपयोग करके हम जो है कम से कम प्रदूषण फैलाते हुए और कम से कम कॉस्ट में हम अच्छी उपज ले पाएंगे। समस्या हमारे लिए यही है कि सिर्फ बारिश ही नहीं, तापमान भी जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो तापमान बढ़ने से भी है पौधों में स्ट्रेस बढ़ता है। तो फ्लावरिंग के टाइम में जब फूल लगते हैं पौधों में, उस समय जो है फूल जो है गिरने लगते हैं, उसके पॉलन जो है परागकण है वो धीरे धीरे सूख सकते हैं। तो उस स्थिति में पानी पौधों को अगर मिल जाए तो वो जो है उपज अच्छी दे देंगे। उसमें कुछ समय पर खाद मिल जाए सही विधि से तो वो खाद भी उनके लिए वरदान साबित होता है
और वो उपज को बरकरार रखते हैं। अच्छा, दूसरा है कभी कभी जो है मानसून बहुत पहले आ जाता है, कभी मानसून बहुत देर से आता है, तो इसके लिए क्या करें, तो आप अगेती किस्म की कुछ बुआई कर सकते हैं। अगेती किस्म की बुआई ये होगा कि जैसे सही समय जो है धान की खेती के लिए 15 जुलाई है उसका ट्रांसप्लांटिंग करने का, तो अब अगर अगेती करना है तो उसके पहले ही आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाए, जिससे कि वो बारिश का समय जो है उसके साथ मैच कर जाए और आपके धान के लिए पानी की कमी ना हो। ऐसे गेहूँ के लिए गेहूँ की बुआई जब जल्दी हो जाएगी तो गेहूँ की कटाई भी जल्दी होगी, और जब गेहूँ की कटाई जब जल्दी होगी तो जो मार्च और अप्रैल में जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगता है, मतलब हीट स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, जिससे कि बालियाँ जो है सूखने लगती हैं, बीज जो है बहुत ज़्यादा कड़े होने लगते हैं, तो उस चीज़ से बच जाएगा, उस हीट स्ट्रेस से बच जाएगा गेहूँ, क्योंकि पहले ही कटाई हो जाएगी तो वो जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं पड़ेगा। इसके तहत अब हमें रसायनों का काम प्रयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत जैसे उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। सिंचाई की परंपरागत विधियों को छोड़ उन्नत सिंचाई पद्धति और वर्षा जल संग्रहण तकनीक को अपनाना होगा। साथ ही मिट्टी और जल क्षरण को रोकने के उपाय करने होंगे। मेड़बंदी, चेक डैम, कंटूर फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग को बढ़ावा देना होगा। कृषि के साथ कृषि वानिकी, फल उद्यानिकी, औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देना होगा। साथ ही प्लास्टिक का उपयोग कम करते हुए अवैध खनन और वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी। हमारे बिहार में भी देखा गया कि इसकी काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं और इस पर देखा गया कि ये अच्छी खासी उपज दे रहे हैं कम से कम पानी में और कम लागत में, तो इसको भी अपना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भोजपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आगामी 4 दिनों के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 50 से 60% और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 75 से 90% रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों की टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन व अगेती फूल गोभी की पौध तैयार है, वे रोपाई पूरी करें। नमी बनाए रखने के लिए शुरुआती सूखे से अंकुर मृत्यु को रोकने के लिए बुआई के समय गोबर की खाद का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इस मौसम में किसान स्वीट कॉर्न की उन्नत किस्मों जैसे माधुरी, विन ऑरेंज और बेबी कॉर्न की HM4 की बुआई कर सकते हैं। समय से बोई गई धान की कम अवधि की फसल पुष्प की अवस्था में है और इस अवस्था पर धान की फसल में गंदी व कीट के आक्रमण की संभावना रहती है, जो फूलों के रस को चूस लेती है, जिससे दाने नहीं बन पाते हैं। अतः किसान भाई निरंतर अपने फसल की देखभाल करते रहें और इन कीटों का प्रकोप होने पर कीटनाशी दवा क्लोरोपैरीफास या क्विनाल्फास या मिथाइल पैराथियान धूल का भुरकाव 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से साफ मौसम को देखते हुए करें। कीटनाशी दवा के भुरकाव के बाद ये कीड़े बगल वाले खेतों में चले जाते हैं। अतः किसान भाई एक साथ अलग अलग खेतों में दवा का भुरकाव करें। कीटनाशी दवा के अभाव में आप राख में मिट्टी का तेल मिलाकर खड़ी फसल में भुरकाव कर सकते हैं। अमरूद में फल मक्खी को नियंत्रित करने के लिए मिथाइल यूजनाल ट्रैप का उपयोग करें या 3% नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। पशुओं को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। यदि पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो उन्हें विटामिन ए का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बेनीपुर, जिला दरभंगा के कृषक राघव कुमार ने। ये धनिया की उन्नत बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राघव कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, हमारे बिहार में जो सब्जी की खेती करते हैं, खास करके वैसे ही किसान जो सब्जी खेती करने वाले हरी पत्ती के लिए धनिया की खेती करते हैं। धनिया खेती करने के लिए खास करके हरी पत्ती का अधिक से अधिक उत्पादन हो, वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक हो, तो वैसे भूमि का चयन करना चाहिए जिसमें जीवाश्म की मात्रा जो अधिक से अधिक हो। धनिया की खेती को उचित जल निकासी वाली भूमि में किया जा सकता है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। अधिक पानी वाले स्थान में इसकी खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। खेत की जुताई 2-3 जुताई करें। पहली जुताई जब करेंगे किसान भाई, तो उसमें 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट डालें और पहली जुताई कर दें। उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद जो 2-3 जुताई करें। अंतिम जुताई के समय किसान भाई नेत्रजन, फास्फोरस और पोटास, नेत्रजन 40 केजी और फास्फोरस नेत्रजन 60 केजी और फास्फोरस 40 केजी और पोटास भी 40 केजी, जो हरी पत्ती के लिए अगर धनिया की खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नेत्रजन फास्फोरस का प्रयोग करें। जब अंतिम जुताई करते हैं नेत्रजन की आधी मात्रा और जैसे 30 केजी नेत्रजन और फास्फोरस 40 केजी और पोटास 40 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में डालें और खेत में बराबर मात्रा में डाल के अंतिम जुताई पाटा के साथ कर दें। जब पाटा के साथ अंतिम जुताई कर देते हैं तो किसान भाई जो आपका सेलेक्टेड जो प्रभेद है, जो पत्ती के लिए आप कर रहे हैं, हरी पत्ती के लिए कर रहे हैं, जिसका मार्केट वैल्यू काफ़ी अधिक होता है, तो हरी पत्ती धनिया की खेती करने के लिए जो है या अपने बिहार में खास करके वैसे तो धनिया की कई प्रभेद है, लेकिन हरी पत्ती का जो उत्पादन अधिक से अधिक हो तो उसमें पंत हरितिमा है और एक ऑल ग्रीन करके आता है जो अपने बिहार में बहुत बढ़िया करता है। तो हमारे किसान भाई ये 2 प्रभेद, इसके अलावे भी कई कंपनियां कई प्रभेद का मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं। तो किसी भी प्रभेद का चयन करके हमारे किसान भाई धनिया हरी पत्ती के लिए धनिया खेती कर सकते हैं। धनिया की बुआई बीज के रूप में की जाती है। अधिक नमी वाली भूमि में 1 हेक्टेयर के खेत में धनिया के 15 से 20 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है तथा कम नमी वाले क्षेत्रों में 25 से 30 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों की बुआई से पहले उन्हें कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को दवा में मिलाकर उपचारित कर लें। इसके अतिरिक्त स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 ppm की उचित मात्रा से उपचारित कर बीज जनित रोगों से बचाया जा सकता है। जैसे कि कतार से में करेंगे तो उसका उत्पादन क्षमता अधिक होगी। तो स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर की दूरी रख के और उसी स्पेसिंग से 15 से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर बीज की बुआई कर दें। और ये इसमें जो हरी पत्ती की अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो 2 से 3 निकाई गुड़ाई अवश्य करें। और खास करके जो पत्ती के लिए आप करते हैं तो उसमें भी कभी कभी दिखाई पड़ता है माहू या लाही कीट का प्रकोप होता है। कटाप हाइड्रोक्लोराइड 1.5 ml प्रति लीटर दवा का प्रयोग आप 15 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं, तो आपका उत्पादन बहुत बढ़िया होगा और आप इससे मुनाफा ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।